दिल्ली मुखर्जी नगर से जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार स्पेशल के अंतर्गत इतिहास की कक्षाएं हमारी जारी है। आज हम मौर्य वंश को देखेंगे और मौर्य वंश के पहले एक बैकग्राउंड आपको बता दूं कि इसके पहले नंद वंश मगध पे शासन करता रहता है और नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है घनानंद, वो विभिन्न कारणों से जनता के बीच में अलोकप्रिय रहता है। और इसी बीच में सिकंदर का 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण होता है और हाइडेस्पिसेज या बितस्ता का एक युद्ध कहा जाता है, वो पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच होता है और उसमें पंजाब का शासक पराजित होता है। किंतु सिकंदर की सेनाएं जो है ब्यास नदी के बाद पार करने के लिए एग्री नहीं होती है और वहीं से सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। इसी बीच चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद की हत्या करके और मौर्य राजवंश की स्थापना करता है। तो आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व में स्थापित होता है। 185 ईसा पूर्व तक इसका टेन्योर होता है। इसमें पहला जो शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित पहला इंफॉर्मेशन है कि यह इसका संस्थापक होता है। मौर्य साम्राज्य जो है पहला साम्राज्य होता है भारत का। उसके पहले आप देखते होंगे कि राजनीतिक विकास क्रम में एक एक इकाइयाँ जो विकास करती है उसमें जनपद और महाजनपद तक मगध आता है और मगध का ही जो विभिन्न शासक हैं और सब कारणों से उत्कर्ष होते होते और पहला साम्राज्य जो स्थापित होता है वो मौर्य साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। अब इसके कार्यकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री जो होता है, यात्री नहीं है बल्कि ये इसके दरबार में राजदूत होता है, सेल्यूकस निकेटर के एक यूनानी शासक होता है, उसी के मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तिका लिखी गई है इंडिका। और यह बिहार आने वाला मेगास्थनीज जो है फर्स्ट विदेशी यात्री होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत की इसकी भूमिका होती है और इसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है इंडिका, जिससे मौर्य प्रशासन के बारे में तमाम तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इसमें यह मेगास्थनीज यह भी बताता है कि उस समय हिंदू समाज जो है वो विभिन्न 7 जातियों में विभाजित था और दास प्रथा वहाँ देखने को नहीं मिलती है। किंतु चाणक्य के अर्थशास्त्र से इस बात का खंडन होता है और इस समय आते आते मौर्य वंश तक हमें इतिहास के जानकारी के हेतु तमाम तरह के साधनों का विविधता प्राप्त होता है। यानी पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें बहुलता में प्राप्त होते हैं, अशोक के अभिलेख और साहित्यिक स्रोत भी, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, इन तीनों को हम क्रॉस करके सही तथ्य तक पहुंच भी सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में एक विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें भी चर्चा आता है चंद्रगुप्त मौर्य का और इसमें बताया गया है चाणक्य की कूटनीति। वो एक कथा आप सुनते होंगे कि एक चिट्टी जो है चढ़ती रहती है एक पहाड़ पे, फिर बार बार फिसल जाती है, तो बार बार प्रयास करती है। एक ये कथा है और एक कथा है जिसमें वो खिचड़ी खाने का, गर्म खिचड़ी रहता है और उसको किनारे से साइड साइड से करके खाता है। तो उसी तरह से चाणक्य भी कहता है कि साइड साइड से पहले राज्य को कमज़ोर करो और तब सेंटर पे हमला बोलो। 305 ईस्वी में यह सेल्यूकस निकेटर जो यूनान का एक शासक है उसको पराजित करता है और एक संधि होती है। उस संधि के द्वारा इसे कुछ क्षेत्रों की प्राप्ति होती है। वो क्षेत्र है काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की लड़की है कार्नेलिया, उससे इसकी शादी भी होती है और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी होता है। जैन धर्म का अनुयायी बनकर
भद्रबाहु से यह शिक्षा लेता है। भद्रबाहु एक जैन धर्म के काफ़ी विख्यात तीर्थंकर तो नहीं बोलेंगे, माने पुरोहित होते हैं, उनसे शिक्षा लेता है। और अंत में सरोवर बेलगोला एक स्थान है कर्नाटक में, वहाँ पर अपने संलेखना विधि होती है जिसमें उपवास के तहत मृत्यु तक पहुँचा जाता है। तो संलेखना विधि से अपना मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ जानकारियाँ रही। अब आइए हम देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो है, इसका पहला तो वो है कि इसके कई नाम हैं, जिसमें एक नाम है अमित्रघात, फिर है सिंहसेन, फिर एक और नाम है भद्रसार। सिंहसेन जैन ग्रंथ में इसका नाम आता है, जबकि भद्रसार जो है वो वायु पुराण में इसका नाम आता है। अमित्रघात जो इसका नाम है उसका अर्थ है शत्रु विनाशक। ठीक है, वो यह जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी होता है, आजीवक संप्रदाय का। ठीक है, उसके बाद इसके समय में तक्षशिला का विद्रोह होता है और उसमें यह अशोक को भेजता है। पहले तो सुसीम को भेजता है, उसके बाद अशोक को। दो विद्रोह होते हैं। और इसके काल में सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम होता है, वह अपना राजदूत डाइमेकस को भेजता है। तो डाइमेकस इसके दरबार में राजदूत के रूप में आता है, जो सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत होता है। ठीक है, तारानाथ एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है कि इसने 16 राज्यों को विजित किया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण शासक इस वंश का आता है अशोक, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अशोक के बाद बहुत सारे दुर्बल उत्तराधिकारी आते हैं और संयोग से अशोक के मृत्यु के 50 वर्षों के अंदर ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। उसका अंतिम शासक होता है वृद्धरथ, जिसकी हत्या उसका जो है सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और शुंग वंश की नींव रखी जाती है। तो इस तरह से जो मौर्य वंश है कुल 137 वर्षों तक शासन में रहता है। तो यह एक मौर्य वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रही। अब हम आगे आएंगे, अशोक के बारे में देखेंगे। मौर्य वंश का शासन का एक महत्वपूर्ण शासक होता है अशोक, उसके बारे में आइए देखते हैं। अशोक का जो कार्यकाल है वह है 272 बीसी से 232 बीसी। ठीक है, तो इसका जो एक बेसिक परिचय हम देख लेते हैं। 272 बीसी में हालांकि यह सिंहासन इसको प्राप्त होता है, किंतु 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक 269 बीसी में, और इस बीच में यह गृह युद्ध में उलझा रहता है। अपने सिंहासन पे आने से पहले यह उज्जैन अवंती का गवर्नर रहता है। चूँकि हमारी कक्षाएं ऐसी है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन जो है उसमें उसी को टारगेट करके हम आपको शुरू से ही बताते रहे हैं कि हमारा अप्रोच है कि मिनिमम जो है हार्डवर्क करना पड़े और मैक्सिमम आउटपुट आए। हम चाहें तो इसको विस्तारित करते हुए कक्षाओं को जो पीरियड है, घंटा है, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम टू द पॉइंट पढ़ाना चाह रहे हैं कि आप फैक्ट जब पूछा जा रहा है डायरेक्ट तो फैक्ट जानिए। इससे हमारी वीडियो का शॉर्ट भी हो जाता है, आपको भी देखने में सहूलियत होती है। और अभी चीज़ें जो है प्रीलिम्स के लिए पढ़ी जा रही है, मेंस के लिए पढ़ी नहीं जा रही है, तो उसमें समझने से ज़्यादा फैक्ट जो है याद करने वाला चीज़, और इसमें हम उन्हीं फैक्टों को शामिल करते हैं जो एग्जाम के व्यू से अधिक इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु है, उससे यह
बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है और भाब्रू लघु शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। भाब्रू अभिलेख, भाब्रू लघु शिलालेख है राजस्थान में, तो उससे पुष्टि होती है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित था। इसका माता का नाम शुभद्रांगी था। उसके बाद इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है, आप उसे याद रखेंगे, बहुत बार पूछा भी जाता है। 261 BC में, यानी अपने शासन के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यह कलिंग पर आक्रमण करता है और इस घटना के बाद एक महत्वपूर्ण चेंज इसमें देखने को मिलता है जिसे हृदय परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं, और यहीं से भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाता है। उसके बाद मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम आता है कि अशोक जो है अशोक नाम है। अन्य अभिलेखों में इसे देवानाम प्रिय कहा गया है। पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन आता है, अशोक वर्धन। तो यह अशोक से संबंधित कुछ व्यक्तिगत जानकारियां हुई। अब आइए उसके अभिलेखों के बारे में जानते हैं। तो अशोक के अभिलेख जो है वो उसमें है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो हम यहाँ पहले शिलालेख को देखेंगे और आपको पहले बता दें कुछ फैक्ट। तो शिलालेखों की टोटल संख्या है 14, यह विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है और इसका मुख्य भाषा जो है ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है, किंतु पश्चिमोत्तर भारत जो है और अफगानिस्तान में वह खरोष्टी और अरमाइक लिपि को भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब पहला बार 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसप के द्वारा किया गया। तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे संबंधित, आप इसे नोट रखेंगे। और 1750 ईस्वी में पाद्रेट्री फैंथेलर ने इसके अभिलेखों की खोज की थी। पाद्रेट्री फैंथेलर ने इसके अभिलेखों की खोज की थी। तो यह एक महत्वपूर्ण इसकी अभिलेख से पहले की जानकारी है। और हाँ, एक और इसका महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत में अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला यह पहला शासक था। तो प्रथम शासक अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला। इसके पहले इस तरह की परंपरा ईरान के शासकों में देखी जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख उनके विषय। तो महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके विषय, उनमें है क्या मैटर। तो पहला है फर्स्ट अभिलेख, और इसमें जो है वो पशु बलि पर प्रतिबंध की बात है। निंदा की गई है पशु बलि की। और इसी अभिलेख में अशोक जो है वो कहता है कि संपूर्ण प्रजा हमारी संतान के समान है, संपूर्ण प्रजा संतान समान। ठीक है, तो यह दो महत्वपूर्ण जो है वो इसमें बताया गया है अभिलेख फर्स्ट में। अब देखिए है दूसरा अभिलेख। तो सेकेंड अभिलेख जो है इसमें मौर्य साम्राज्य के जो सीमावर्ती दक्षिण के राज्य है चोल, चेर, पांड्य, इनके बारे में चर्चा है। और
अब आगे देखते हैं चौथा अभिलेख। जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उन्हीं को हम यहाँ देखेंगे। चौथे अभिलेख में भेरी घोष से धम घोष की ओर जाने की घोषणा करता है। कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष से धम घोष में परिवर्तन। इस नीति की चौथे अभिलेख में घोषणा की गई है। उसके बाद एक और अभिलेख है 8वां, और इसमें अशोक द्वारा विभिन्न धम्म यात्रा की जाती है, उसका चर्चा है। धम्म यात्रा अशोक का अपने शासन के 10वें वर्ष वो बोध गया की यात्रा पे जाता है। फिर 20 वर्ष लुम्बिनी की भी यात्रा करता है, जहाँ जाके वो कर की दर को कम कर देता है वहाँ पे। 11वां शिलालेख इसके बाद एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसमें अशोक द्वारा धर्म की व्याख्या की गई है। धम्म की, आखिर धम्म है क्या? धम्म की व्याख्या। इसी प्रकार से आइए तेरहवां अभिलेख है, और इसमें दो महत्वपूर्ण घटना है। कलिंग युद्ध का वर्णन है, और दूसरा आजीवक एक प्रजाति होता है, उनको अपराधों के लिए दंडित करने का संबोधन किया गया है। आठविक है। आठविकों को ये एक अपराधी जाति है, और आठविक जातियों को दंड देने की बात अशोक द्वारा कही जाती है उनके अपराधों हेतु। अब हम देखेंगे अशोक के कुछ स्तंभ लेख। आइए देखते हैं स्तंभ लेख। इसमें पहला है लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज यह पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में यानी। ठीक है। उसके बाद है रामपुरवा। यह पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण भी बिहारी में है। उसके बाद है लौरिया नंदनगढ़, और यह भी है पश्चिमी चंपारण में। जो नंदनगढ़ है उस पर मोर का चित्र अंकित है, तो कहीं लिख लीजिएगा मोर का चित्र। उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख है। इसकी एक महत्वपूर्ण जो है यह है इलाहाबाद में। यह पहले कौशाम्बी में था, इसे अकबर द्वारा स्थापित किया गया इलाहाबाद के किले में, और इसे प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की जो रानी है कारुआ की, और उसके पुत्र तिवर का जिक्र आता है। ठीक है। इसी तरह से दो और स्तंभ लेख है, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा। ये दोनों अभिलेख जो है पहले मेरठ में था ये, और इसको स्थापित किया फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में। फिर ये टोपरा में था, और इसको फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली में स्थापित किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने इन दोनों अभिलेखों को, जो अशोक के थे स्तंभ लेख को, दिल्ली लाया। एक को मेरठ से, एक को टोपरा से। आइए अब देखते हैं कुछ गुहा अभिलेख। तो बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय हेतु बराबर की पहाड़ियाँ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। आजीवक संप्रदाय को दान हेतु
इसने कुछ गुहा जो है गुफा का निर्माण कराया और इंडिया में इस तरह का आर्किटेक्चर पहली बार देखने को मिलता है। तो फर्स्ट टाइम इस प्रकार का आर्किटेक्चर हम देखते हैं। ठीक है, गुफाओं का निर्माण पहली बार मौर्य काल में ही देखने को मिलता है। 4 गुफा है, इनके अलग अलग नाम है। एक का कर्ण नाम है, एक का नाम है चौपार, और फिर है एक का सुदामा, और एक का नाम है अलग फिर विश्व झोपड़ी। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है नाम सही थी, तो आप इसे याद रखेंगे। यहीं पर इसी प्रकार का इसके आगे इसका पौत्र होता है दशरथ, उसके द्वारा नागार्जुन गुफा का निर्माण किया जाता है, वो भी आजीविक संप्रदाय के लिए ही। तो यह भी पूछा जाता है कि जो दशरथ है उसके द्वारा किन गुफाओं का निर्माण किया गया। तो दशरथ के द्वारा नागार्जुन गुफा का निर्माण किया गया। तो यह कुछ अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही। आप इसे बार बार देखें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं। और हमारी पूरी यही कोशिश है कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले, इसलिए हम डायरेक्ट फैक्ट की चर्चा कर रहे हैं और इसको डिस्कशन से माने कम से कम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जहाँ ज़रूरी है वही डिस्कस कर रहे हैं, और ताकि वीडियो का टेन्योर छोटा हो और आपको मैक्सिमम लाभ मिले। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।